प्रश्न यदि हो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के दो पार्टनर देश कौन कौन थे। यदि प्रश्न हो कि उत्तराखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 के तहत उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। यदि प्रश्न हो कि लार्ज और अल्ट्रा लार्ज, मेगा या अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में कितने करोड़ तक की निवेश पूंजी के उद्यमों को शामिल करेंगे। यदि प्रश्न हो कि निवेश में कौन सी स्थायी पूंजी को शामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का हमारे पास सामान्य किताबों में कोई विवरण नहीं है। लेकिन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तराखंड के अंदर लगातार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे। उत्तराखंड के इन टॉपिक को हम इन वीडियोस के माध्यम से यहाँ पर तह तक समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति। ये नीति 2025 के अंतर्गत लॉन्च की गई। इस नीति के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, फिर कुछ चीजों को समझना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि ये नीति मई 2025 में शुरू की गई थी। 5 वर्षों के लिए ये नीति लाई गई है, यानी 2025 से 2030 तक के लिए इस नीति को लाया गया है। इसके अलावा इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। और जो निवेशक उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं, यानी जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं, उनको हम कम से कम पेपर वर्क करवाए, यानी उनको यहां निवेश करने के लिए रजिस्ट्रेशन उनका मात्र सिंगल विंडो पोर्टल से हो जाए। उनको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिल सके। तो ये 4 पॉइंट आप शुरुआती इस नीति में ध्यान रखेंगे। 2025 में शुरू हुई, 2030 तक के लिए है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर से अधिक निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है यह नीति, या इस नीति के तहत निवेशकों को सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन जो है वो उनका किया जाता है। अब बात आती है कि यहां पर इस नीति के आधार पर उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति के तहत उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां उद्योगों को 4 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं? लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि 4 श्रेणियों में उद्योगों को बांटा गया है। इनको बांटने का आधार क्या है? इनको बांटा गया है स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर। स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। स्थायी पूंजी निवेश क्या होता है? भूमि में निवेश, मशीनीकरण में निवेश, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में निवेश, कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी का हस्तांतरण कर लेना, किया गया निवेश। कंपनी के द्वारा ये जो निवेश किया जाता है इसको हम पूंजी निवेश कहते हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि कंपनी का जो मशीन में किया गया निवेश है, कंपनी का जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में किया गया निवेश है, यानी भूमि को छोड़ करके कंपनी ने जिन जिन क्षेत्रों पर पूंजी निवेश किया है, ध्यान रखना भूमि शामिल नहीं है इसमें, भूमि को छोड़कर कंपनियों ने जिन जिन क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया है उसके आधार पर हम कंपनियों को 4 भागों में बांटेंगे। माना अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ की जमीन जो है वो उत्तराखंड के अंतर्गत ली है, तो उसका पूंजी निवेश तो 1000 करोड़ का है, लेकिन सरकार ने कहा है कि भूमि का पूंजी निवेश हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि उस कंपनी ने मशीनीकरण पर, इसके अलावा उस कंपनी ने अपने तकनीकी के विस्तार पर कितना खर्च किया है, उस आधार पर यहां पर कंपनियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सबसे ऊपर रखा गया है लार्ज कैटेगरी को। इसके अलावा इसमें रखा गया है अल्ट्रा लार्ज। लार्ज यानी जो 50 करोड़ से 200 करोड़ तक जिसने निवेश किया हो स्थायी पूंजी में, भूमि को छोड़ करके। अल्ट्रा लार्ज में 200 से 500 करोड़ तक जिस कंपनी का निवेश हो, भूमि को छोड़कर स्थायी पूंजी के क्षेत्र में। मेगा के अंतर्गत जिस कंपनी का निवेश 500 से 1000 करोड़ तक हो, और अल्ट्रा मेगा के अंदर जिस कंपनी का निवेश 1000 करोड़ से ज्यादा का हो। ये चारों कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे।
यदि अगर मैं यहां बात करूं तो मैंने इसको एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हम लार्ज में, इस नीति के तहत लार्ज उद्यम में, अल्ट्रा लार्ज उद्यम में या मेगा उद्यम में या अल्ट्रा मेगा उद्यम में किन कंपनियों को रखेंगे। तो वे कंपनियां जिनका स्थायी पूंजी निवेश भूमि को छोड़कर 50 करोड़ से 200 करोड़ तक का है, उसे लार्ज की सूची में रखा जाएगा। और साथ ही उस कंपनी में 50 लोगों को न्यूनतम तौर पर स्थायी रोजगार प्राप्त हो, यानी 50 लोग वहां पर नौकरी करते हो स्थायी तौर पर, और उसका जो भूमि को छोड़ करके अन्य स्थायी पूंजी निवेश है वो 50 करोड़ से 200 करोड़ तक का हो, तो वह लार्ज कहलाएगी। अगर 200 करोड़ से 500 करोड़ तक का हो और उसमें 150 लोग नौकरी करते हो स्थायी तौर पर, तो वो अल्ट्रा लार्ज कहलाएगी। अगर उसका निवेश 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक का हो तो, और उसके अंदर 300 लोग नौकरियां करते हो, तो उसे मेगा कंपनी कहेंगे। और अगर 1000 करोड़ से अधिक का निवेश हो और 500 लोग स्थायी तौर पर नौकरी करते हो, तो उस कंपनी को अल्ट्रा मेगा कंपनी कहा जाएगा। इस आधार पर सरकार ने इन कंपनियों को, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें भूमि का निवेश शामिल नहीं है। अब क्या होगा, 4 कैटेगरी बना दी, उनके 4 कैटेगरी के अनुसार हमने बांट भी दिया। लार्ज, यहां पे लार्ज हो गया, अल्ट्रा लार्ज हो गया, मेगा हो गया, अल्ट्रा मेगा हो गया। इन 4 कैटेगरी में हमने कंपनियों को बांट भी दिया। अब इन्हीं कंपनियों को लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा के अनुसार सरकार प्रोत्साहन देगी। और सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो प्रोत्साहन है, वो लार्ज कंपनियों को सरकार जो है वो निवेश पर 10% की सब्सिडी देगी। अल्ट्रा लार्ज कंपनियों को सरकार निवेश पर 12% की सब्सिडी देगी। मेगा कंपनियों को सरकार निवेश पर 15% की सब्सिडी देगी। और अल्ट्रा मेगा कंपनियों को सरकार 20% की सब्सिडी देगी। ये ध्यान रखना है आपको कि सरकार के द्वारा जो 4 श्रेणियां हैं, उसमें जो है लार्ज को 10% यहां पर सरकार उनके निवेश पर सब्सिडी देगी। यानी अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का निवेश किया है तो उसे 10% यानी उसको 100 करोड़ रुपए का सरकार सब्सिडी देगी। अल्ट्रा लार्ज 12% सरकार सब्सिडी देगी, मेगा को 15% सरकार सब्सिडी देगी और अल्ट्रा मेगा को 20% सरकार सब्सिडी देगी। लेकिन इस सब्सिडी का भुगतान वार्षिक किस्तों में सरकार के द्वारा कंपनियों को किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने भूमि से भी संबंधित कंपनियों के लिए एक प्रावधान रखा है। भूमि खरीदने, लीज या पट्टे पर लेने के लिए, रेंट पर लेने के लिए कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी में 50% तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यानी सरकार 50% तक की छूट जो है वो कंपनियों को यहां पर देगी। यानी अधिकतम निवेश स्टाम्प ड्यूटी में, स्टाम्प ड्यूटी फीस में सरकार भूमि खरीदने पर कंपनियों को 50 लाख तक की छूट देगी। इसका प्रावधान किया गया है। यहां मैंने वही चीजों को शामिल किया है कि लार्ज को 10% सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन ये सब्सिडी का भुगतान सरकार के द्वारा कब किया जाएगा? जब कंपनी के उत्पादन शुरू होने के बाद 8 वर्षों में वार्षिक किस्तों में इसको दिया जाएगा। यानी कंपनी का उत्पादन शुरू हो जाएगा, उसके बाद 8 वर्षों में जो है इसे जो है किस्तों में दिया जाएगा। कंपनी के उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों में अल्ट्रा लार्ज को दिया जाएगा। मेगा को 15% जो सरकार सब्सिडी देगी वो 12 वर्षों में देगी, वार्षिक किस्तों में सरकार के द्वारा दी जाएगी। और अल्ट्रा मेगा को सरकार 15 वर्षों में ये जो है सब्सिडी देगी। इसका मतलब ये है कि सरकार को एक साथ भी सब्सिडी न देनी पड़े और उत्तराखंड में निवेशक भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ जाए। इस प्रकार से इस नीति को डिजाइन किया गया है। अगर हम यहां बात करें तो इस नीति के तहत एक प्रावधान ये भी किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कोई निवेशक निवेश करता है तो उसको 1-2% एक्स्ट्रा सब्सिडी सरकार देगी, जिससे पर्वतीय क्षेत्र जो हमारा शून्य उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, वहां भी उद्योगों का विकास हो और रोजगार को बढ़ावा मिले। अगर हम औद्योगिक निवेश नीति के अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न पूछे, उन्हीं प्रश्नों की तह पर जाने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए।
जितनी ज्यादा मात्रा में राज्य में निवेश होगा उतना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी, उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए सरकार का उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारा 7-8 अक्टूबर 2018 को देहरादून के अंतर्गत आयोजित हुआ। आप सभी ने पढ़ा है सिंगल लाइंस में, लेकिन मेन बात क्या है कि ये जो 7-8 अक्टूबर 2018 को देहरादून में आयोजित हुआ 2 दिवसीय पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। इस समिट के अंतर्गत पार्टनर देश के रूप में 2 देश शामिल थे, एक जापान और दूसरा चेक रिपब्लिक। ध्यान रखना है कि हमारे पहले इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के अंदर 2 पार्टनर देश जापान और चेक रिपब्लिक थे। ये पार्टनर देश थे पहले इन्वेस्टर समिट में। और दूसरी बात क्या है कि इस इन्वेस्टर समिट में 3700 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। लगभग 600 प्लस एमओयू साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 12 फोकस सेक्टर थे। लेकिन हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जो है वो पूरे तरीके से सफल नहीं रहा, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक फेलियर था। उसका कारण क्या है कि सरकार ने नीतियों को, योजनाओं को पेपर के स्तर पर तैयार किया था। एमओयू जो पेपर में साइन किए गए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड लेवल पर उन पर कोई काम नहीं हो पाया। इसलिए हमारा पहला इन्वेस्टर समिट बहुत अच्छा नहीं गया, जिस कारण सरकार के द्वारा पहले इन्वेस्टर समिट में जैसे सरकार के 12 फोकस सेक्टर थे, उसमें ऑटोमोबाइल, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर था, पर्यटन, आतिथ्य था, नवीनीकरण ऊर्जा था, बायोटेक्नोलॉजी था, आईटी था, फिल्म शूटिंग, जड़ी बूटियां, ये सारी चीजें थी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि इसकी आलोचना हुई। इस पहले इन्वेस्टर समिट की आलोचना क्या हुई कि ग्राउंड पर कोई जो है काम इसके लिए नहीं किया गया था। निवेश प्रस्तावों में जो एमओयू हुए वो केवल कागज पर ही रह गए और बहुत सारों का उनमें से व्यावहारिक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस कारण हमारा दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 8-9 दिसंबर 2023 को देहरादून के अंतर्गत ही। तो 7-8 अक्टूबर 2018 को पहला और 8-9 दिसंबर 2023 को दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। इस समिट की थीम याद रखेंगे आप, इस समिट की थीम थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। यानी अगर हम बात करें तो इसकी थीम थी शांति से समृद्धि की ओर, पीस टू प्रॉस्पेरिटी इसकी समिट की थीम रखी गई थी। दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड का 2023 में हुआ। इस समिट का आयोजन 8-9 दिसंबर 2023 को किया गया। ये 2 दिवसीय समिट था हमारा। इसमें समिट से पहले सरकार ने बहुत सारी जगह इसका एडवर्टीजमेंट किया, रोड शो किया, जिससे निवेशकों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लग सके। लंदन में सरकार ने इसके लिए रोड शो किया, दुबई में इंटरनेशनल लेवल पर भी रोड शो किए, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई, अहमदाबाद, इन सब बड़ी सिटी में सरकार ने इस समिट से पहले रोड शो किए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इसके जो फोकस सेक्टर रहे 2023 के इन्वेस्टर समिट के, उसमें पर्यटन, वेलनेस हमारा रहा, हेल्थ और एजुकेशन, उद्योग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, डेटा सेंटर और स्टार्टअप्स हो गए, कृषि और बागवानी हो गया, या मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, ये सब प्रदर्शनियां, प्रमुख नीतियां जो है वो इस समिट के अंतर्गत बनाई गई। अगर हम बात करेंगे इस समिट का क्या कंक्लूजन रहा, क्या परिणाम रहा, तो इस समिट में निवेश का लक्ष्य रखा गया था 2.5 लाख करोड़ का, और यहां एमओयूज पर हस्ताक्षर हुआ 1396 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर हुआ। दूसरी ओर इसमें जो निवेश किया गया, यानी ये इतना सफल हमारा रहा कि इसमें 2.5 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की गई थी, और इसका निवेश जो है वो 4,84 करोड़ जो है 4 करोड़ 84 लाख का निवेश जो है इसमें किया गया था। लाख करोड़ का निवेश इसके अंतर्गत किया गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो फोकस एरिया इस बार जो है वो ग्राउंडिंग पर विशेष रूप से फोकस किया गया इस समिट में। इसका सफल परिणाम रहा, मार्च 2024 तक 289 प्रस्तावकों की ग्राउंडिंग प्राप्त कर ली गई, यानी जो एमओयू साइन हुए थे उन पर ग्राउंड लेवल पर भी काम हो गया मार्च 2024 तक। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस समिट के अंतर्गत जो है वो लगभग 10.31 लाख लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस समिट के अंतर्गत
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड लॉन्च किया गया, जिसका स्टोर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और ये हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर उत्तराखंड के जैविक उत्पादों का स्टोर है, जहां पर आपको जो है जैविक उत्पाद उत्तराखंड के मिल जाएंगे हाउस ऑफ हिमालयाज में। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों के लिए ब्रांड नेम क्या है। वहीं इसी इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा सशक्त उत्तराखंड नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा द्वितीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया, तो आप याद रखेंगे सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया था। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।